नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। अब इंतजार 1 फरवरी का है जब केंद्रीय बजट पेश होगा। लेकिन बजट पेश होने से पहले पूरे देश के नागरिकों को बजट से कई उम्मीदें हैं। हरियाणा की जनता भी टकटकी लगाए बैठी है कि प्रदेश को क्या मिलने वाला है। एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसे बजट से ठीक पहले संसद में पेश किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पिछले साल अर्थव्यवस्था की हालत कैसी रही। 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था का रिपोर्ट कार्ड यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आर्थिक सर्वे में एआई को लेकर पहली बार अलग से चैप्टर है, यानी नई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। वित्त मंत्री ने इसे पेश करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर टिकी है और सुधारों से विकास की गति बनी रहेगी। तो वहीं अब सभी को 1 फरवरी का इंतजार है। ये दिन देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला दिन है। 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। लेकिन बजट पेश होने से पहले ही सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि बजट संतुलित, दूरदर्शी और समावेशी होगा। साथियों, क्योंकि विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष अपने तरीके से बात को करता है। हमने आज भी, जैसा मैंने कहा है कि हमने उनको आमंत्रित किया था कि आज यहां पर आएं और उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिलें। हमारे विपक्ष के साथी क्योंकि सुझाव आते हैं तो उसका लाभ मिलता है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं और मुझे लगता है कि वे आंकड़ों से नहीं बल्कि आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए, तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार हरियाणा के हकों को नजरअंदाज कर रही थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले बार हरियाणा को कुछ नहीं मिला, इस बार देखते हैं। नॉन परफॉर्मिंग और कोई देने को तो कुछ नहीं, किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को मनरेगा की स्कीम भी बंद करें जो गरीब आदमी के, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट से 90% आदमी लाभार्थी थे वो बंद कर रहे हैं। बुढ़ों की पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं, अब कर्जा और बढ़ा देंगे। हरियाणा को इन्होंने पहले भी कुछ नहीं दिया और आगे इस बार देख लेंगे हम बजट में, लेकिन पहले भी कुछ नहीं मिला है हरियाणा को। बजट सेशन पे हमें उम्मीद है कि देश में जिस तरीके से आज बेइंतहा बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, रुपया का स्तर रिकॉर्ड तोड़ गिरा है, आज इन सारी चीज़ों पर और जो आज किसान की, गरीब आदमी की दुर्दशा का जो शिकार है, इन सारी चीज़ों पे को ध्यान रखते हुए बजट दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर हरियाणा के जो हक हैं, जो हरियाणा के हक लगातार नजरअंदाज कर रही है ये सरकार, उन हकों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक सर्वे ने सरकार के दावों और इरादों की तस्वीर तो पेश कर दी है। विकास दर के अनुमान, एआई पर फोकस और मजबूत बुनियाद की बात कही गई है। तो वहीं प्रदेश में एक तरफ सरकार संतुलित और समावेशी बजट का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सवालों की धार तेज कर चुका है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गगन खरोट जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। सुभाष जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि देखिए सरकार के दावे तो बहुत बड़े हैं, समावेशी बजट होगा, विकासशील बजट होगा, सबके लिए हितकारी बजट होगा, लेकिन विपक्ष के सवालों की धार भी मजबूत हो चुकी है। एक तस्वीर पेश कीजिए क्योंकि बजट से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। सबसे
पहले सभी साथियों को नमस्कार, जितने भी हमारे साथ पैनल पर जुड़े हुए हैं। विजन भारत विकसित विजन 2047 जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, भारत के देश के लोगों का सपना है, उसी सपने को पूरा करने के लिए अग्रसर ये नया बजट आने वाला है। अब देखो, हमारे जो मैडम जो सीतारमन जी हैं वित्त मंत्री, ये 9वीं बार कॉन्टिन्यू, पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जो 9वीं बार कॉन्टिन्यू ये बजट पेश करने जा रही हैं। उससे पहले कल उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण कल जो पेश किया है, उससे मतलब दुनिया में खलबली मची हुई है। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, इसमें देखो आप, जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो अगले वित्त वर्ष में जो विकास दर है वो उसका 6.8 टू 7.2 का अनुमान है। और आज अभी जो पिछला जो है 25-26 का जो हमारा जो इसमें है आर्थिक, मतलब इसमें जो आपका जो रेट है, इट इज 7.4, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ये मेरे पास IMF का आंकड़ा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का आंकड़ा है, जिसमें जो 2047 का जो विभिन्न देशों की उन्होंने संभावित जो विकास दर है, जो ग्रोथ रेट जो इन्होंने दिखाया है, भारत ये 7.4, विकासशील जो एशिया इट इज 4.8, USA जो सबसे बड़ा विश्व में सबसे शक्तिशाली जो देश माना जाता है, उसकी जो संभावित दर है इट इज 2%। तो ये आपके सामने है। इसी तरह से जो हमारे जो घरेलू जो अर्थव्यवस्था है या जो महंगाई दर है वो बहुत ही कम हो चुकी है, एंड इट इज 1.7%। और जब से खुदरा जो महंगाई दर है उसका जो मापना शुरू हुआ है वो सबसे कम है, यहाँ पर सबसे कम है। अब विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, तो जो हमारा जो भारत का जो विकसित जो राष्ट्र का जो सपना है 2047 का, वो बिल्कुल पूरा होगा। और मैडम ने हर पहलू पर प्रकाश डाला है आर्थिक सर्वेक्षण में। और अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, और जिस पर जो है सभी जो वर्ग हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, सभी उसमें जो है ना नजर गड़ाए बैठे हैं। और हमें बिल्कुल पूरी उम्मीद है, ये जो हर व्यक्ति का जो सपना है, चाहे लोग कहें जी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, 365 दिन 24 घंटे, और उसी तरह से हमारे हरियाणा में भी जो हमारे CM साहब है, आपके सामने है, अभी जहां भी बजट पेश होगा फरवरी में, अभी जो हरियाणा में भी जो प्रति व्यक्ति आए हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा हो गई है, 3,53,000। विपक्ष यहां भी नारा लगाता था जी हमारे टाइम में प्रति व्यक्ति आई इतनी थी, है। उसी तरह से आप देखो GST कलेक्शन, हमारे इंडिया का जो GST कलेक्शन है, जो 2024-25 का जो आंकड़ा था, ये था 16.3 लाख करोड़, 16.3 लाख करोड़। और 25-26 में कितना है? 17.4%। ठीक है सुभाष जी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यही है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी उपलब्धियां बताई गई उनका हरियाणा को कितना लाभ मिलने वाला है। ठीक है गगन जी, क्या आपको भी उम्मीदें हैं बजट से? क्योंकि विपक्षी नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, ना उम्मीद नजर आ रहे हैं मुझे तो। जैसा कि अभी पहले तो मैं आपको और जो हमारे पैनलिस्ट साथी हैं उनको, और जो जनता आज आपका हरियाणा की और देश की जनता जो आपका प्रोग्राम देख रही है, कार्यक्रम देख रही है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। सबसे पहले तो मैं ये बात शुरू करूंगा। अभी हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के भाई, उन्होंने जो अपनी बात रखी, पता नहीं क्यों इनकी इतनी संकीर्ण सोच है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी विपक्ष कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, हर चीज में आके राजनीति करता है। अब मेरे को समझ नहीं आता कि इनको किस तरीके से तो अपनी सलाह दी जाए और किस तरीके से इनको बताया जाए कि ये गलत है, ये ठीक है। गलत को गलत कहते हैं तो ये कहते हैं जी राजनीति हो रही है, ठीक को ठीक कहो तो ये कहते हैं जी ये तो हमने अपने हिसाब से किया है। जब भी पिछले कितने सालों में, अभी हमारे भाई कह रहे थे प्रवक्ता बीजेपी के, कि ये बड़ा सौभाग्यशाली है कि नौवां बजट हमारी वित्त मंत्री पेश कर रही है। मैं कह रहा हूँ ये देश का दुर्भाग्य है।
ये सौभाग्य नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य है जो एक वित्त मंत्री ऐसे ऐसे सवालों के ऐसे ऐसे जवाब देती है जो जनता से, आम जनता से जुड़े हुए हैं। उनसे जब लोकसभा में पूछा जाता है कि प्याज का भाव इतना ऊंचा चला गया, तो वो क्या जवाब देती हैं, जिसको देख के सुन के विपक्ष और सारी जनता और इवन तक उनके सांसद भी एक बार को माथा पकड़ के हैरान हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि मैं तो प्याज खाती नहीं, मेरे को प्याज से क्या मतलब है, मेरे को क्या पता। मतलब कि ये वित्त मंत्री के ऐसे ऐसे बयान है, और एक नहीं, हर मौके पे वो ऐसे ही जवाब देती हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आम जनता का क्या दुख है, क्या दर्द है, महंगाई कहाँ पहुंच गई है। आज हम बात करते हैं विश्व गुरु की, आज हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, आज हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, हम बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, लेकिन हैरानगी, मतलब कि एक हैरानगी हो रही है मेरे को बताते हुए कि जो भी अन्य देश हैं जहाँ की इकोनॉमी डाउन है, वहां पर वहां के जो प्रधानमंत्री है या वहां की जो सरकार है वो इस बात को छुपाती है कि हम कितने लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, हमारी सरकार पूरे जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे जिस ठीक है गगन जी, इस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन वो छाती ठोक के सीना ठोक के ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है गगन जी, मुझे राजेंद्र जी के पास भी जाना है, लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सुना, कह रहे हैं कि हरियाणा को नजरअंदाज किया गया है। आप एक बार ब्रीफ में बता दीजिए, फिर मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है, आपके सवालों का जवाब मैं सुभाष जी से लूंगी। हरियाणा को नजरअंदाज बिल्कुल किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि आप ये देखो, पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने क्या क्या आने से पहले क्या क्या वादे किए थे। मेट्रो के आज तक 1 इंच मेट्रो नहीं चली हरियाणा के अंदर, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं लगी, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई नई कंपनी नहीं आई। जो कंपनियां लगी हुई थी वो बंद होकर यहाँ से हरियाणा से शिफ्ट होगी। और ये बात कर रहे हैं विकासशील हरियाणा की, हरियाणा नंबर 1 की, तो वो बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरियाणा को आज की डेट में बिल्कुल एक तरीके से दरकिनार किया गया है, क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री ही इतने कमजोर हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो कहते हैं मैं तो एक चपरासी की ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री के लिए हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हरियाणा के लिए कोई विकासशील कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे या केंद्र सरकार के आगे वो कोई अपनी बात रखेंगे। हरियाणा को इतना बजट चाहिए, वो तो वहां बोल ही नहीं सकते, वो तो अपने चपरासी का रोना रो रहे हैं कि मैं चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं करा सकता। तो दीपेंद्र जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 10 साल 11 साल में बीजेपी ने हरियाणा को और ज्यादा पीछे धकेल दिया। ठीक है गगन जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि केंद्र सरकार के आगे मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की बात नहीं रख सकते, और बहुत बड़ा आरोप है। मैं इसके साथ सुभाष जी के पास जाऊंगी, लेकिन पहले राजेंद्र जी, 1 फरवरी का दिन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश की दिशा तय होती है और उसके बाद प्रदेश की दिशा भी तय होती है, कई उम्मीदें होती हैं। हरियाणा को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है राजेंद्र जी? देखिए, खासतौर से उद्योगों की जरूरत है, और कृषि क्षेत्र में भी जो है उसको उन्नत बनाने के लिए कुछ और योजनाएं जो है केंद्र सरकार अपनी तरफ से ला सकती है। तो राज्य भी केंद्रीय बजट में उम्मीद करते हैं कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनमें से ज्यादा उनको शेयर मिल जाए। हरियाणा भी यही उम्मीद करता है। अभी तो आर्थिक सर्वे आया, देखना है कि बजट में केंद्र सरकार क्या लेकर आती है, किस तरह की योजनाएं लाती है। उन योजनाओं में राज्यों को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। कभी कोई केंद्रीय संस्थान आते हैं, कभी कोई और केंद्रीय योजनाएं आती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मनरेगा की जगह बीराम जी आ गई, तो वो उस योजनाओं में किस तरह से प्रदेशों के बीच में एलोकेशन होगा, क्या बंटवारा होगा, क्या उसकी संचालन प्रक्रिया होगी, एसओपी होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सब है कि अब बजट में किस तरह से राज्यों के साथ वो केंद्र सरकार शेयर करती है, क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी पूरे देश की है। वो देश, पूरे देश का मतलब ये है कि राज्यों में ही जाना है केंद्रीय योजनाएं भी, और केंद्रीय संस्थान भी राज्यों में ही खुलने। केंद्र का मतलब ये तो नहीं है कि पूरा एक कैपिटल में ही खुल जाएगा, वो तो सब राज्यों के बीच में ही बंटवारा होना है। तो हरियाणा भी उम्मीद करता है कि वो जो है हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और विपक्ष का भी इसी बात पर जोर है कि कोई संस्थान आए या कोई योजनाएं ऐसी आए जिससे हरियाणा को लाभ मिले, खासतौर से औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि हरियाणा जो है औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए लगातार प्रयासरत है, और औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई का क्षेत्र है, वो रोजगार भी देता है और बड़े हैवी इंडस्ट्रीज को भी जो है वो सहयोगी होता है, सपोर्ट करता है। तो देखते हैं कि अब ये केंद्र सरकार किस तरह से, जैसे पिछली बार वो उनको जो है कारपोरेट टैक्स में छूट लेकर आई थी, फिर वो कई तरह की प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आती कि रोजगार देने पर जो उद्योगों को इतना जो है वो छूट दी जाएगी, इतना वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस तरह की योजनाएं पिछले बजट में आई थी। तो हो सकता है कि इस बजट में भी कुछ अलग तरह की योजनाएं लेकर आए,
क्योंकि हरियाणा जो है बिल्कुल लगातार राजेंद्र जी, प्रयास कर- इंतजार करना होगा कि क्या कुछ इस बार हरियाणा को मिलता है। लेकिन सुभाष जी, सभी को बहुत उम्मीदें हैं बजट से, लेकिन गगन जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतने सशक्त ही नहीं है कि केंद्र के आगे अपनी मांगे रख सके। कांग्रेस के साथी अभी बता रहे थे, कह रहे थे नायब सिंह सैनी जी कमजोर है और कुछ किया नहीं है। अभी 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, आज सिर्फ 3-4 दिन हुए जब वो गुड़गांव में यहाँ पे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने पूरा चिट्ठा पढ़ा है अपने शासनकाल का। उन्होंने कहा हमने जो है ना 217 जो संकल्प लिए थे उसमें से हमने 54 पूरे कर दिए और जो बाकी जो 163 है उस पर बड़े जोरों से काम चल रहा है। कई बार मैं डिबेट पर बैठ, प्लीज आप एक मिनट, आप सुन लो, आप बोलना, कोई बात नहीं, जितना मर्जी बोल लेना। कांग्रेस के साथी भी बोलते हैं, कई बार मैं डिबेट पे बैठता हूं, भाई ये तो मानना पड़ेगा भाजपा गवर्नमेंट ने हरियाणा में नेशनल हाईवे सड़कों का जाल बिछा दिया है। 152D देखो आप, जहां से नारनौल से आप चंडीगढ़ जाते थे 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे, यहाँ पे आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे जी यहाँ पे जी मेट्रो का एक पिलर भी नहीं लगाया, शायद इनको पता ही नहीं है। गुड़गांव में भी ये आरोप लगता था। ठीक है सुभाष जी, ये तो आपका रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन जो आपने आरोप सुना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सशक्त नहीं है कि वो केंद्र के आगे जाके अपनी मांगे रख सकें, तो बजट के लिए क्या मांगेंगे, क्या बोलेंगे मुख्यमंत्री? पूछ रहे हैं गगन जी आपसे। पहले भी पूरा उनका हिस्सा मिलता रहा है हरियाणा को, ऊपर भी केंद्र सरकार है, नीचे भी राज्य सरकार 11 साल से, और ऊपर भी तभी से चल रही है। जितने भी सीएम साहब ने जितने भी डिमांड करी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, मैक्सिमम उन्होंने मानी है। उसी तरह से रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है, उसी तरह से मेट्रो, गुड़गांव में मेट्रो का जाल बिछने वाला है। पहले आरोप लगते थे यहाँ पे बिछने वाला है, पिछले 11 सालों से बिछ रहा हो आप प्लीज, पिछले 11 सालों से बिछ रहा है। अब यहाँ जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया तो आप जाल कह रहे हो सबसे 11 सालों से बिछ रहा है, आज तक तो दिखा नहीं वो कहाँ बिछा है। अब जाल बिछ रहा है, अब आगे देखो, अब आप पता है क्या कहते हैं लोग, आप इसलिए कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं जी यहाँ पे जाल हो रहा है क्योंकि मेट्रो का काम इतना तेजी से चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है, सारे उन्होंने पिलर लगाए जा रहे हैं और जाम हो रहा है। इसी तरह से ये साथी आरोप लगाते हैं जी सड़कें इतनी बढ़िया बना दिया, वहां तो एक्सीडेंट हो रहा है, वहां तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब ये आरोप लगा रहा है भाई गाड़ियां बड़ी तेजी से चलती है, वड्डा सिस्टम नहीं है। मैं गगन जी के पास आने वाली हूँ थोड़ी देर में, गगन जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। अब यहाँ पे नहीं होते। ठीक है सुभाष जी, क्या मुख्यमंत्री इतने सशक्त हैं कि हरियाणा के लिए इस बार कुछ खास बजट में ले आ पाए? बिल्कुल, सीएम साहब हर क्षेत्र में पूरा इनको मिलेगा। हमारे जो है ना जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो इंडस्ट्री का है, हर क्षेत्र में। और देखो आप पिछली बार का जो बजट है, आपकी जरूरत थी मुझे, गगन जी वो कह रहे हैं हर क्षेत्र को मिलेगा, भरपूर मिलेगा। स्कूल बंद हो चुके हैं भावना जी। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये हमारे जो प्रवक्ता है बीजेपी के, शायद इनको या तो पूरा ज्ञान नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा, मेरे को आप थोड़ा सा समय दो, मैं एक मिनट के अंदर डाटा के साथ इनकी सारी पोल खोल देता हूँ जो कहना चाह रहे हैं। जिस देश के अंदर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो 2047 की, पिछले 11 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, आप आगे 2047 की बात कर रहे हो। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके शांत बिठाया जा रहा है, आप उसको कह रहे हो कि हम विश्व गुरु बन गए। आपने जब कांग्रेस की सत्ता थी सेंटर में तो कितने करोड़ लोगों को राशन मिलता था, और आज इन्होंने डबल से भी ज्यादा लोगों को राशन देना शुरू कर दिया। तो कहां ये 5 ट्रिलियन और कहां विश्व गुरु बनेंगे, कहां जीडीपी जाएगी, जीडीपी कैसे बढ़ती है? आप हैरान की मान जाओगे। मैं आपको 1 मिनट के अंदर डाटा दे रहा हूं, सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर। 2020-21 के अंदर 15,216 फैक्ट्रीज यूनिट्स कंपनीज बंद हुई। 21-22 के अंदर 64,054 यूनिट्स बंद हुई, फैक्ट्रीज बंद हुई, कंपनीज बंद हुई। 2022-23 में 84,452 फैक्ट्रीज कंपनीज बंद हुई। 2023-24 में 21,181 यूनिट्स बंद हुई, कंपनीज फैक्ट्रीज। 2024-25 में 20,365 कंपनीज फैक्ट्रीज यूनिट्स बंद हुई हैं। और आप हैरानगी मान जाओगे, ये बात करते हैं आज अपना मेक इन इंडिया, जिसका इतना बड़ा बैंकों के अंदर लोन के अंदर घोटाला हुआ है, आप ये हैरानगी मान जाओगे 75,000 एमएसएमई यूनिट्स बंद हो चुकी है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, वो क्यों बंद हुई? और इन सब यूनिट्स के, फैक्ट्रीज के, कंपनीज के बंद होने के कारण क्या है? फाइनेंशियल डिजास्टर्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस।
हाई टैक्सेस ऑन ठीक है गगन जी, लेकिन जीएसटी 10 सेकेंड में ये भी बता दीजिए, ठीक है, ये भी बता दीजिए कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है उससे आपको क्या उम्मीद है 10 सेकेंड में? उम्मीद देखो पता क्या होता है भावना जी, अब ये जो जिस तरह की ये सरकार है और डबल इंजन की सरकार ये अपने आप को पिछले 11 सालों से बता रही है और हम जनता देख भी रही है। हर बार ये लॉलीपॉप देते हैं, जनता बेचारी चूस के बैठ जाती है, हर बार सपने दिखाते हैं, होता क्या है। अब ये बात कर रहे थे सड़कों का जाल बिछाया है, आप हैरानगी मान जाओगे, मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा का क्षेत्र है लाडवा, आज 11 साल हो गए, वहां से एमपी एमएलए मिनिस्टर जो भी बीजेपी के रहे हैं, वहां से पीपली से लेकर सहारनपुर वाया यमुनानगर एक सड़क है जिसकी हालात आज बद से बदतर है, डेली एक्सीडेंट होते हैं, उसको पिछले 11 साल में आप ये कह रहे हैं कि सड़क वड़क में पूछो, आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं? बजट से उम्मीदें बताइए, फिर मैं सुभाष जी से पूछूंगी कि पूरी होंगी या नहीं पूरी होंगी वो मांगे। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ मुख्यमंत्री जी हरियाणा के लिए विशेष कोई पैकेज लेके आए, कोई बजट लेके आए, क्योंकि आज की डेट में खेल खिलाड़ी जिसके लिए हरियाणा मशहूर था, किसान, आज की डेट में हर हालात, इंडस्ट्रीज 14,652 इंडस्ट्री सिर्फ हरियाणा में बंद हुई है। वो क्यों बंद हुई? क्योंकि उनको ना तो कोई पैकेज दिया गया। सारा जो बजट है, जो सारे पैकेजेस हैं, जो लोन सबका माफ किया जाता है, वो सिर्फ 2-3-4 परिवार है हरियाणा इंडिया के अंदर, उनका माफ कर दिया जाता है। बाकी जो छोटे इंडस्ट्रीज है, जो छोटे लोग हैं, उनको लोन तो छोड़ो, उनको किस्तों में रियायत नहीं दी जाती, उनकी फैक्ट्री में ताले लगा दिए जाते हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं। ठीक है, मैं सुभाष जी से जवाब लेती हूँ। सुभाष जी, हरियाणा को इस बार क्या मिलने वाला है पूछ रहे हैं गगन जी, किस क्षेत्र में कितना विकास होगा तो बजट पर ही निर्भर करता है, तो कितना बजट मिलने वाला है इस बार, क्या खास होगा? मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ और प्रोफेसर रहा हूँ। पिछले साल का जो बजट था, जो इन्होंने जो मिनिमम जो स्लैब जो टैक्सेबल लिमिट जो इन्होंने करी है, किसी भी अर्थशास्त्री को, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो एडवोकेट्स है, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना वो जो मिनिमम जो टैक्सेबल लिमिट है, मतलब इतना जो है ना उसका जो स्लैब को बढ़ाएंगे। इस बार हमें फिर उम्मीद है, बिल्कुल जिस तरह से लोगों ने नहीं सोचा था, जिस तरह का जो बजट मतलब पिछली बार भी नहीं सोचा था, उससे बढ़िया बजट अभी मैडम देने वाली हैं, जो 1 फरवरी को पेश होगा। और साथ ही साथ अब देखो इसमें ये चाहे वो जीडीपी जो बनती है वो कैसे बनती है, ये जो आईएमएफ ने आंकड़ा दिया है, क्या ये झूठा है? क्या ये आपकी सरकार में क्या ये झूठा आंकड़ा है? क्या आईएमएफ का बनाते हो जीडीपी? इंडिया इज नॉट आईएमएफ। आज आप बैंकों का ये आपको बता रहे हैं। आप एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। अब ये जमाना, ये आप बीच में मत बोलिए प्लीज। अब ये जमाना नहीं है जब माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे, जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं वहां पे। वो जमाना नहीं है यहाँ पे। अब किसान के खाते में सीधा पैसा जाता है, गरीब व्यक्ति के के पास सीधा पैसा जाता है। जो आवासीय योजनाएं हैं, ये जितने भी मतलब आपने सिस्टम हरियाणा में देखो, मतलब सीधा ऐप लोग बनाओ और घर बैठे बैठे सभी सुविधाएं लो। आपने कुछ भी लेना है, मतलब चाहे आपने रजिस्ट्री करवानी, बहुत पुराने जमाने, वो कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, वो घोटालों का टाइम नहीं है, वो पर्चियां खर्चियों का टाइम नहीं है। यहाँ पे कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। आपके सरकार के टाइम में जब शोर मचाते रहो, आपका शोर कोई नहीं सुन रहा, ना कोई इंडिया में सुन रहे, चाहे विदेशों में आपके नेता वहां जाके शोर मचाए और हमारे देश की बदनामी करें, या इंडिया में आपके सामने आपका इलेक्शन होता है, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही। आप ये झूठ बोल रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, ठीक है, आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि हमारे दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो उसमें हरियाणा को क्या मिलने वाला है, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं। किसान, व्यापारी सब उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। आप लोग पता नहीं अनर्गल बातें, कभी विदेश, कभी सड़कें, पता नहीं क्या, रिपोर्ट कार्ड पर तो हम रोज ही चर्चा करते हैं। ठीक है गगन जी, विदेश की बातें पहुंच गए। विदेशी आप मेरे सीएम साहब का कोई जानता ही नहीं, बट इज दिस है, आप चपरासी की वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। अब देखो आप जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो सुनो, ये बजट का मामला है। ये फिस्कल डेफिसिट का क्या है, जीडीपी का जो पिछले साल था वो 4.8 से घट के 4.4 उम्मीद है। ये जो अभी आर्थिक जो सर्वेक्षण पेश किया है, 4.4% होने की उम्मीद है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत शुभ समाचार होता है।
ये मतलब ये आर्थिक सर्वेक्षण ऐसे थोड़ा हो जाता है? काफी टाइम लगता है, आम तरस के जनता के शुभ समाचार महीनों सुनने के लगते हैं, लिए। महीनों लगते हैं, और ठीक है, बजट ठीक है। हमें उम्मीद है ठीक है। आनी तरस के लोग मैं बिल्कुल राजेंद्र जी के लुभावना पास जा आएगा। रही हूँ। महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार। कहाँ है महंगाई की मार? अब कहाँ गए आपके लोग? कहाँ गए नेता आपके? इट इज ठीक है गगन जी और सुभाष जी, एक बार 1.7%। राजेंद्र जी से मैं समझ लूं। 1.7%। ठीक है राजेंद्र जी, अभी सुभाष जी ने जिक्र किया कि आप पिछली बार झूठे जो आंकड़े दिए जा रहे हो। ठीक है गगन जी, टीवी पे बैठ के आप मैं ऐसी आपके बोले पास जा रहे हो। वापस आऊंगी, कोई मैं है आपको आपके पास डिटेल है कोई? डिटेल अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। ठीक है काहे की GDP? गगन जी, ठीक है राजेंद्र जी, अभी सुभाष जी जिक्र कर रहे थे कि इसके पहले जो बजट मिला वो भी बहुत अच्छा था, अब आगे भी अच्छा बजट मिलेगा। पिछले साल का अगर हम आकलन करें, क्या काफी था वो बजट, और किस आधार पर बजट का वितरण होता है, कैसे क्या पैमाना होता है लोकेशन का? नहीं, देखिए, सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय करती है किस क्षेत्र में उनको और बढ़ावा देना है, किस क्षेत्र को स्पीड अप करना है और स्पीड बढ़ानी है। खास तौर से ढांचागत विकास पर इस समय बड़ा जोर है, AI पर बहुत जोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और रक्षा क्षेत्र में भी बहुत जरूरतें हैं। दूसरे इंडस्ट्रियल और कॉमर्स क्षेत्र में भी बहुत जरूरत है। अभी कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी बनी हुई हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50%, और जो है रूस से सस्ते तेल के आयात पर खत्म करने के लिए उस पर दबाव है। अब अभी जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो ये सब चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए सरकार को किस तरह से निर्यातकों को राहत देनी है। अभी GST में वो राहत दी गई थी, तमाम आवश्यक वस्तुओं पे GST कम कर दी गई, कई जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर भी, और वो जो है तमाम घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर भी GST कम किया गया था। उससे क्या है कि मार्केट को एक्टिव करने के लिए और लोगों की बेसिक जरूरतें भी पूरी हों, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा चक्र है कि आपको एक हाथ से लेना है, एक हाथ से देना है। एक हाथ से आपको लेना है, टैक्स लेना है, और दूसरे हाथ से आपको उसका वितरण भी करना है वेलफेयर के लिए और लोगों के आराम के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, उनको जीवन को बहुत आसान बनाने के लिए भी करना है। तो सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती है। आर्थिक सर्वे का भी यही मतलब है कि संभावनाएं क्या है, संभावनाओं को देखते हुए करना है। सवाल ये है कि आप जो है विकसित भारत की श्रेणी में लाना चाहते हैं। पहले 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी विश्व में, अब 4थे नंबर पर पहुंच गए। 4थे नंबर पर कैसे पहुंचे? आप प्रयास तो कर ही रहे थे, लेकिन चीन की जापान की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, तो हम 4थे नंबर पर आ गए, क्योंकि वो और पीछे चली गई। तो अभी हमारे प्रयासों में बहुत कुछ करने की जरूरत है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आपको जो है ये 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का जो एक टारगेट रखा गया था, उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो है GDP जो है वो आपकी 10% पर आना चाहिए, 2 अंकों में होना चाहिए। अभी 2 अंकों का अभी जो आर्थिक सर्वे आया उसमें संभावना 2 अंकों की नहीं बताई गई, वो तो 7, 7.5 तक बता रहे। तो ये अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और 2047 तक विकसित भारत की श्रेणी में लाना है। और हरियाणा में भी अपना 2000 विकसित भारत डॉक्यूमेंट 2047 विजन डॉक्यूमेंट बनाया। तो अब ये सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र को और निर्यात को बढ़ाना है, निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित करना है। ये एक है, उससे अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है, और वही जो है प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का एक आधार बनता है। प्रति व्यक्ति आय तो जैसे ये जो हरियाणा में हो गई है जितनी 3.5 लाख के आसपास, उतनी हर व्यक्ति को कम मिलती है। इतनी गरीबी है कि आप जो है BPL श्रेणी में लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। तो अगर 3.5 लाख हर आदमी को ही मिल रहा होता, ये तो एक जो विकास दर है उसमें बंटवारा होता है कि हर आदमी के एक पर हेड ये इतना आ गया, लेकिन वास्तव में वो हर आदमी को नहीं मिल रहा होता। तो अभी उसको इतना स्पीड अप करने की जरूरत है अर्थव्यवस्था को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से अपना बजट लाती है। पिछली बार तो उन्होंने इनकम टैक्स में भी रिबेट दी थी, अब वो देखते हैं कि वो क्या कुछ और इनकम टैक्स के मोर्चे में आम नागरिक को क्या सुविधाएं देते हैं। तो क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स में राहत मिलती है तो मार्केट में वो एक्टिवनेस आती है, मार्केट तेज होता है, वहाँ खरीदारी बढ़ती है, परचेजिंग बढ़ती है, माल की खपत बढ़ती है, तो फैक्ट्रियां भी तेजी से काम करती है। तो वो तेजी से काम करती है तो रोजगार की जब जरूरत भी पैदा होती है तो रोजगार मिलता है लोगों को। तो ये एक चक्र है, इसको अर्थ चक्र भी कहा जाता है। तो इसको किस तरह से चलाना है ये अब आने वाले बजट में पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने बदलती हुई परिस्थितियों में
किस तरह से विजन बिल्कुल राजेंद्र जी, इंतजार अपना करना तय होगा। किया। सुभाष जी, आपसे थोड़ी देर पहले गगन खरोट जी भी उन्होंने बताया, और उसके पहले दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा को नजरअंदाज किया गया। अब इस बार के लिए कई उम्मीदें भी उन्होंने जताई हैं, मांग भी की है, ये भी बताया कि पिछली बार क्या नहीं हुआ। तो मेरा ये सवाल है, गगन जी भी लगातार यही पूछ रहे हैं कि नजरअंदाज किया गया क्या हरियाणा को, क्यों नजरअंदाज किया गया, क्या इस बार महत्व दिया जाएगा हरियाणा को? अभी हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे, देखो यूएसए ने टैरिफ लगाया, उसके बावजूद भी यूएसए ने ये समझा इंडिया को ढहा दिया जाएगा। परंतु ये मोदी साहब का टाइम है और मोदी साहब हैं तो सब मुमकिन है। उसके बावजूद भी टैरिफ लगाने के बावजूद भी जो सामान्य निर्यात में जो है ना 2.4% बीच में बोलते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। पहली बार जब ठीक है गगन जी, इसके बाद जितनी बार भी मैंने बोलने का प्रयास किया उतनी बार इन्होंने चिल्लाने का प्रयास किया। आप प्लीज बीच में आप बीच में मत बोलो, सुन लो। सामान्य जो निर्यात सुभाष जी, इतनी देर में 2-4 और आरोप आप पर लग गए हैं। पहले तो आर्थिक सर्वे जो है ना, ये पब्लिक डोमेन में है। आर्थिक सर्वे ऐसे नहीं बनता ये। ठीक है सुभाष जी, लेकिन जो आरोप है उनका, ठीक है गगन जी, मैं सवाल कर लूं। ये सारी फिगर्स पब्लिक डोमेन में है। आप पब्लिक डोमेन में, ठीक है गगन जी, मैं आपका सवाल ही उठा रही हूँ। जो सामान्य निर्यात है उसमें 2.4% ये सारी बातें तो वित्त मंत्री ने बता दी। हाँ जी, जो कांग्रेस का आरोप है कि आर्थिक सर्वेक्षण में तो ये उपलब्धियां आप दिखा रहे हैं, लेकिन हरियाणा को क्या मिल रहा है? वो कह रहे हैं कि हरियाणा को नजरअंदाज किया जा रहा है। जहां चुनाव होते हैं वहां ज्यादा बजट सरकार अलॉट करती है, जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं, नजरअंदाज किया जाता है। कांग्रेस का ये आरोप है। देखो जी, हरियाणा में भी सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पैसा कहाँ से आता है? ऊपर से आता है ना। सारा जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। बाकियों में काम प्लीज हम आपका जवाब नहीं दे रहे। आप बीच में फिर बोलना शुरू। गगन जी, मैं आपके पास आऊंगी। फिर आप बोलना शुरू। आपका समय आएगा तब आप झूठ और सच सारी जो डिटेल है मैंने आपको बताया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। आपको पता ही नहीं तो आप सिर्फ यहाँ चिल्लाने आते हैं और कुछ भी नहीं। जो अभी 26 जनवरी को अभी सीएम साहब ने पूरा चिट्ठा पेश किया है गुड़गांव में, जिस दिन ये रिपब्लिक डे पर, और वो सारा पब्लिक डोमेन में है। सारा सरकार के पास फिगर है। घोषणाओं का चिट्ठा है। वो सारा ये घोषणाएं नहीं है, ये सच्चाई है। ये घोषणाओं का टाइम नहीं है, ये सच्चाई है। अब हमारे यहाँ पे भर्ती, अब आप कहेंगे जी अनएम्प्लॉयमेंट है 1 लाख, झूठ बोल रहे, 1,24,000, 1,80,000 11 साल में ये जो है ना नौकरी थी, पक्की नौकरी। और ये हुड्डा साहब, ये जो कांग्रेस के जो साथी बोल रहे हैं, जब उनका 10 साल थे उसमें 80,000 नौकरियां दी। और जब सीएम साहब ने शपथ ली 24,000 शपथ लेने से पहले 24,000 नियुक्ति पत्र बांटे। फिर भी आप शोर मचाते हैं। मुद्दा कहीं और जा रहा है। तो ये गगन जी, सुभाष जी कह रहे हैं कि जब गगन जी मेरी बात सुनो, ठीक है गगन जी, वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बात का एक आपको समरी दे देती हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर बजट में कुछ मिल ही नहीं रहा होता, नजरअंदाज किया जा रहा होता, तो विकास कैसे होता प्रदेश का? कहाँ से आता? ठीक है, जवाब दीजिए गगन जी। ये बताइए, किसानों के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सुभाष जी, मेडिकल सुविधाएं मिल रही है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है, बात क्या पूछ रहे हो आप? इनसे बात क्या पूछ रहे हो? इनसे सवाल क्या पूछ रहे हो? और ये जवाब क्या दे रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम हरियाणा के। आप उनसे 3 बार आपने पूछ लिया कि हरियाणा को क्या मिलेगा। ये बात कर रहे हैं यूएसए की, ये बात करने लगे पता नहीं कहाँ की। ये कोई बात, इनके पास जवाब ही नहीं है। इनको आज अब आपने 3 बार पूछ लिया, अब आप दोबारा मेरे से मेरी बात पूरी होने के बाद इनसे फिर दोबारा पूछ लेना कि पिछली बार हरियाणा को क्या मिला था और इस बार हरियाणा को क्या मिलेगा। ये सिवाय इनके पास झूठ बोलने, जितने भी सड़कों का जाल है, अब आपके एरिया में अभी ये टाइम बीजेपी गवर्नमेंट का है। ये जो अभी पहले आप दिल्ली से, जब आप गुड़गांव से, जब आप रोहतक से, जब आप चंडीगढ़ पहुंचते थे ना, सारे फ्लाईओवर बीच में पड़े रहते थे, अधूरे पड़े रहते थे। अब ये 1-1 साल में 6-6 महीने में हमने वो सारे खड्डे भरे, सारे फ्लाईओवर। तो चुनाव में पता चलेगा। अभी तो हम बजट का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों, ठीक है, आप दोनों आपस में लड़ते रहिए। मुझे राजेंद्र जी के पास जाना है। राजेंद्र जी,
में ठीक है गगन जी, तो हरियाणा में लोग ठीक है गगन जी, आपकी बात पूरी हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है काफी। भ्रष्टाचार का टाइम नहीं है इस टाइम। ठीक है, नहीं गगन जी, अब मैंने आपको समय पर, ठीक है सुभाष जी और गगन जी, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है। राजेंद्र जी, आपका लास्ट रिएक्शन। हर राज्य उम्मीद करता है और हरियाणा तो बिल्कुल जो है दिल्ली से एकदम अटैच्ड है और केंद्र सरकार के बिल्कुल निकट बैठा हुआ है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या हरियाणा की अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए कोई सेंट्रल प्रोजेक्ट, कोई औद्योगिक राहत, कोई औद्योगिक योजना, ताकि उद्यमियों को राहत मिले। अब ये है तमाम निवेशक जो है, जो सरकार 10 IMT बनाने जा रही है, जो एक तरह से हर IMT में कई इंडस्ट्रीज का एक समूह होता है, तो वो जिस तरह से प्लान चल रहा है उसमें केंद्र सरकार को अपनी तरफ से कोई न कोई राहत, कोई न कोई अनुदान, इसकी कोई और भी योजना राहत कुछ देना चाहिए। तो हरियाणा उम्मीद करता है, या कोई प्रोजेक्ट भेज देना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट दे देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जो हरियाणा में स्थापित किया जाए और उससे रोजगार के अवसर मिले और वहाँ की अर्थव्यवस्था और तमाम जो है सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो अब देखते हैं कि बजट में क्या आता है, इसका इंतजार रहेगा। गगन जी, मैं अभी जो राजेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही, उनसे पहले भी उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। GDP और ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड करती है इंडस्ट्रीज के ऊपर। जब आपके इंडस्ट्रीज ही बंद होती जा रही हैं, बड़े बड़े प्लांट्स वापस जा रहे हैं इंडिया से, तो आपको कहाँ से तो रेवेन्यू आएगा, कहाँ से आपकी GDP उठेगी, नौकरी आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो। अभी जो एक और सवाल आप इनसे पूछना सपरा जी से, क्या हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है सेंटर की गवर्नमेंट से पूछने के लिए कि आप जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में आते हैं क्यों आप उनको गुजरात लेके जाते हो? जब सटावा हरियाणा दिल्ली के साथ है तो क्यों नहीं हरियाणा के अंदर प्रोजेक्ट दिए जाते? क्यों सारी बड़ी इंडस्ट्रीज, सारे बड़े प्रोजेक्ट, सारे बड़े प्लांट गुजरात में जाते हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा का जो GDP जो ग्रोथ रेट है नहीं बोल सकते? सबसे ज्यादा है हमारे इंडिया में, ठीक है, वो पूछे ठीक है, सवाल पूरे हो जाने दीजिए, मैं आपको हरियाणा में ठीक है गगन जी, ठीक है गगन जी, समय थोड़ा सा कम है। हमारे सुभाष जी जो सवाल पूछे उनका जल्दी से जवाब, फिर रैप अप करेंगे। हरियाणा में जो GDP कलेक्शन जो है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इसका आप सुनिए कि हरियाणा का GDP कहाँ से आती है, GDP कहाँ से आती है? पूरे इंडिया की GDP में 1 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है। GDP का मतलब ये है लोग यहाँ पे जो GST कलेक्शन, ठीक है गगन जी, मैंने आपको पहले भी बोला, समय कम है। सुभाष जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। 1 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है लोग खर्च भी कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं, तभी तो GST आ रहा है। मतलब अब GST अब पीछे रेट कम कर दिए, जो जितना भी सुधार हो सकता था हमने उत्सव मनाया, तभी ने एतराज था कि उत्सव मनाया जा रहा है। मतलब इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती जो है पूरी, मतलब उसे जो देखा जाए। बिल्कुल सुभाष जी, इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती, इकोनॉमी के लिए चाहिए होते फंड्स वो आते हैं केंद्र सरकार के बजट के पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही था। ठीक है, तो अब इंतजार 1 फरवरी का है कि केंद्र बजट जब पेश होगा उसमें हरियाणा को क्या कुछ मिलेगा। एक तरफ हरियाणा के विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं पिछले साल भी कुछ नहीं मिला, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, साफ तौर पर कह दिया कि नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि समावेशी बजट होगा। अब देखना होगा क्या कुछ होता है बजट के दिन। फिलहाल की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।